नमस्कार सभी को। आज का अपना सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस का। हमने पिछली क्लास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियर सेल यानी जो न्यूक्लियर प्लाज्मा के बारे में और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो पार्ट जो है क्रोमैटिन फाइबर्स, ये सब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना लास्ट पार्ट है क्रोमैटिन फाइबर, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये वर्ड दिया था फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है कि जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी कल। ये फिर इसमें कुछ डार्क थ्रेड भी होते हैं, जैसे यहाँ पे जनरली साइड में इसके कुछ जैसे यहाँ पे भी ऐसे तो इसमें आपको कुछ ये जो है ये और डार्क, अगर आप इसको थोड़ा और डार्क समझो तो ये आपको थ्रेड, ऐसा थ्रेड दिखता है। और हमने उसके बाद में ये न्यूक्लियस, ये बिल्कुल अक्सर स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस। तो ये जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर क्या है? ये डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, इसका एसोसिएशन, वो मिलके ये क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। इसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर हम लोग ब्रॉड में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये फाइबर, इसको क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। अब मैंने आपने देखा यहाँ पे दो तरह का फाइबर बनाया है कि ये बाहर की तरफ थोड़ा डार्क है, ये पूरा ये एसोसिएटेड है, ये पूरा ये सारा कनेक्टेड है, जो भी कनेक्टेड है, ये सारा धागा यानी कि ये पूरा डीएनए है जिसके साथ प्रोटीन यानी हिस्टोन प्रोटीन मिला हुआ है सारे, इसमें कहीं डार्क जो है। तो ये जो अपना क्रोमैटिन है, इसको मिटा दूंगा, ये वाला पार्ट है वो हेटेरोक्रोमैटिन, और ये वाला पार्ट जो लाइट पार्ट है वो है यूक्रोमैटिन। ठीक है, तो ये जो लाइट वाला पार्ट यूक्रोमैटिन, डार्क वाला पार्ट हेटेरोक्रोमैटिन। अब इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो क्रोमैटिन है वो अपना दो तरह का है, हेटेरो और यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन जो डार्क कलर का है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा होते हैं। जो डीएनए है वो बहुत ज्यादा टाइटली हिस्टोन प्रोटीन से पैक होता है, तो इस कारण से वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो वो क्या है? इनएक्टिव पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो डार्क पार्ट है वो ज्यादा स्टेन हुआ है, इसलिए वो डार्क कलर का दिखता है। और ये इनएक्टिव पार्ट है, इनएक्टिव डीएनए है जो कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इससे कोई प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, ये इनएक्टिव। अब ये वाला जो यूक्रोमैटिन वाला पार्ट है, जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे, ये लाइटली स्टेन्ड है, तो यानी कि ये बहुत लूजली अटैच्ड है, इजीली अवेलेबल होता है ये ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन के लिए। तो ये यहाँ पे क्या है? एक्टिव डीएनए है जिसमें रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब इजीली हो सकता है।
तो ये दोनों में फर्क है। अब ये स्टेन किससे होती है, हमने कल भी बात की थी कि न्यूक्लियस को हम लोग बेसिक डाई से स्टेन करते हैं। बेसिक डाई कौन सी है, एसिटोकार्बन, फ्लोरीन डाई, ये सारी डाइज बेसिक डाई है। तो इनसे हम क्रोमोजोम, बेसिकली जो उनमें भी कौन सा पार्ट स्टेन होता है, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का मतलब ही है क्रोमो यानी कि कलरिंग, सोम यानी कि वुड। तो ये डार्कली स्टेन है, ये लाइटली स्टेन है। डार्कली स्टेन होने का रीजन आपको पता चल गया। अब हेटेरोक्रोमेटिन भी दो तरह के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन कौन से होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, जैसे हैं वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, तो ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। जैसे कौन सा वाला, जो अपना क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, जो टीलोमियर वाला पार्ट है, यानी कि ये जो अपना क्रोमोसोम है, इसका ये वाला जो सेंट्रोमियर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे ये टीलोमियर वाला पार्ट है, ये सारे कौन से हैं, कंस्टिट्यूटिव बनाता है, ठीक है। सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ये सारे कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिव, यानी कि यहाँ का डीएनए कभी भी एक्सप्रेस नहीं होगा। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है, ये चेंज होता रहता है, ये हेटेरो से यूक्रोमेटिन में, और जरूरत पड़े तो वापस से हेटेरोक्रोमेटिन में भी चेंज होता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है बार बॉडीज। बार बॉडीज क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ाई है, अपने अंदर गैमेट्स होते हैं, फीमेल के गैमेट्स होते हैं XX गैमेट, और मेल के होते हैं XY गैमेट। अब अपने इस फीमेल के अंदर जो XX गैमेट है, दो ये क्रोमोसोम है, तो इसमें से एक क्या होता है, एक टाइम तक एक्टिव है, उसके बाद में क्या होता है, ये इनएक्टिव हो जाता है। ये वाला X क्रोमोसोम एक इनएक्टिव होकर क्या होता है, एक तो रहेगा, सेकंड वाला यहाँ पे बिल्कुल डार्क स्टेन ये मेम्ब्रेन से चिपक जाता है और हेटेरोक्रोमेटिन मिल जाता है। तो ये क्या चेंजेस हुआ, यूक्रोमेटिन से हेटेरोक्रोमेटिन में चेंज हुआ, ये कहलाता है बार बॉडीज। ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो ये अपना हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, यानी कि क्रोमेटिन जो अपना न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, वो दो तरह के होते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा। अब ये जो क्रोमेटिन आगे क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये आपके क्रोमेटिन वाला जो पार्ट है, ये आपको कब दिखाई देगा, ऐसा इंटरफेस के टाइम। इंटरफेस के टाइम आपको कुछ इस टाइप से ये क्रोमेटिन फाइबर्स दिखे। फिर जब सेल डिवीजन होता है एक्चुअल में, तो सेल डिवीजन के टाइम आपको ऐसा या फिर ऐसा, ये प्रॉपर क्रोमोसोम, यानी कि इसका कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कब होता है, सेल डिवीजन के अंदर, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये जो फाइबर्स है, ये धागे एकदम क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ताकि जो इतना लंबा जो अपना डीएनए है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो सके अगली नेक्स्ट जनरेशन में। तो अब ये कंडेंसेशन कैसे होता है, खैर इसका तो बहुत काफी बड़ी क्लास है, थोड़ा सा आपको इससे टच करवा देती हूँ मैं। और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कंडेंस होगा। हाँ, तो अपना ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, हमने बात की डीएनए का और हिस्टोन का। डीएनए अपना, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन यानी कि बेसिक प्रोटीन्स होती है, जिसके अंदर 4 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जो कि दो सब यूनिट्स हैं, H2A, H2B, H3, H4, इनकी सबकी दो यूनिट्स हैं। तो ये कुल मिला के एक ऑक्टामेयर बनाता है। ये ऑक्टामेयर है, हिस्टोन ऑक्टामेयर, इसको कहेंगे हम हिस्टोन ऑक्टामेयर बनाता है। ये बेसिक प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि ये 2 अमीनो एसिड्स, कौन कौन से अमीनो एसिड्स, आर्जिनिन
लाइसिन, ये दो बेसिक अमीनो एसिड से रिच होते हैं, इसीलिए ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। इनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज। अपना ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, फॉस्फेट ग्रुप के कारण। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या इनकी प्रॉपर इसके ऊपर कॉइलिंग होती है। तो ये प्लस ये हिस्टोन ऑक्टामेर प्लस डीएनए मिलकर क्या बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स। तो क्रोमेटिन फाइबर्स कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, कुछ इस टाइप से दिखेगा, जिसमें ये आपका ये आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जिसके ऊपर डीएनए की कॉइलिंग होती है। डीएनए इसके ऊपर कॉइल हुआ हुआ, उसके बाद में क्या फर्दर इसको अगर हम कम मैग्निफिकेशन में देखें तो ये फिर से आपको ऐसा ऐसा सा धागा से दिखेगा, यानी कि मोती पिरोए हुए होते हैं, जिससे माला बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग, इस टाइप का आपको ये दिखेगा। अब क्या करता है ये, और फर्दर कॉइलिंग होती है। फर्दर किसके ऊपर कॉइलिंग होती है, स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होते हैं उसके ऊपर ये, और ऐसे 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 खूब ऐसे कॉइलिंग होती है इनकी, ऐसे ऐसे कॉइलिंग होते 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 ये प्रॉपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे क्या बनाता है, ये इस टाइप से छुपा होता है। ये ऐसे कॉइलिंग होते हुए ये अपना क्या बना, क्रोमोसोम, ठीक है। किससे बना, ये वापस से यहाँ पे अंदर की तरफ स्कैफोल्ड प्रोटीन के ऊपर और फर्दर कॉइलिंग हुई, तो ये आपको समझ में आया। इन दोनों से फिर ये बना। इसको अगर हम लोअर मैग्निफिकेशन पे देखते हैं तो कुछ ऐसा सा दिखाई देता है, ये वापस से और फर्दर इसकी कॉइलिंग होती है प्रोटीन्स के ऊपर, और फिर ये अपना इस टाइप से क्रोमोसोम बनता है। अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं दोबारा से। ये आपको समझ में आ गया कि क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम बनाता है, कंडेंस होकर। अब क्रोमोसोम कुछ इस तरह का अपना होता है। ये अपना कौन सा है, प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर के आसपास में यहाँ पे प्रोटीन्स की कवरिंग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर प्रोटीन्स है, जिससे एक्चुअल में जब सेल डिवीजन होती है उस टाइम जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो आपके सेंट्रोमेयर से ना होके इससे अटैच होते हैं। ऐसे जब सेल डिवीजन होती है तो इस टाइप से ऐसे अटैच होते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, और फिर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करते हैं। तो यहाँ पे ये उसके बाद में ये क्या है, क्रोमैटिन। अब इसके अंदर एक डबल हेलिक्स डीएनए, सिंगल डीएनए होता है इसके अंदर, यहां से ऐसे या तो वो पैरेलल होगा, इसके स्ट्रैंड से पैरेलल हो सकते हैं, या फिर ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर हो सकता है इस टाइप से।
तो अब इनको क्या कहेंगे हम? क्रोमोनिमेटा या क्रोमोनिमेटल फाइबर्स। फिर उसके बाद में ये वाला है, ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है जिसको हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर नॉर्मली सॉल्युबल मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन्स, वाटर, ये सब इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर आउटर इसकी कवरिंग है पूरे की, वो प्रोटीन से बनी हुई होगी जिसको हम लोग कहते हैं पेल्ट। ठीक है, ये प्रोटीन कवरिंग है आउटर कवर। अब इसमें ये जो क्रोमोनिमेटा है, मैंने आपको बताया ये दो तरह का अलग अलग बताया है, बट एक क्रोमोसोम के अंदर, एक तरह के क्रोमोसोम के अंदर ये सिर्फ एक तरह का पाया जाएगा, या तो ऐसे हेलिकली अरेंज इस टाइप से पाया जाएगा या फिर ये पैरेलल स्ट्रैंड्स पाए जाएंगे, ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। ये मैंने आपको बताने के लिए इस तरीके का भी हो सकता है, इस तरीके का भी हो सकता है। अगर ऐसे पैरेलली अरेंज होंगे डीएनए का स्ट्रैंड अगर एक दूसरे से, तो इसको कहेंगे, जैसे ये अगर पैरेलल अरेंजमेंट है जो कि ये वाला, तो इसको हम कहेंगे पैरानिमैटिक अरेंजमेंट। इसको कहेंगे हम पैरानिमैटिक अरेंजमेंट। ये किसमें होता है? जो सेल मियोटिक डिवीजन करते हैं उसके अंदर इस टाइप का डीएनए पाया जाता है। उसके अंदर ये किसमें पाया जाता है? मियोटिक डिवीजन। और इस टाइप का जिसमें हेलिकली अरेंज होता है, ये है प्लेक्टोनिमैटिक अरेंजमेंट। ये कहां पाया जाता है? ये ऐसे सेल्स ऑटोजोम्स के अंदर जो कि माइटोटिक डिवीजन करते हैं। तो इस टाइप का ये अपना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब एक लास्ट और पढ़ लेते हैं कि हाँ एक चीज और, उसके बाद में आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो ऐसा देखा है ज्यादातर, तो ये आपने इस टाइप का देखा है। हम लोग क्रोमोसोम जब भी पढ़ते हैं इस टाइप का पढ़ते हैं, और अभी हमने कैसा बनाया? अभी हमने ये ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये कब होता है? ये ऐसा प्रोफेज तक होता है। एक्चुअल में जब ये इस टाइप से कब रहता है? ये इंटरफेज के टाइम रहता है। इंटरफेज में ये कुछ ऐसा रहता है। उसके बाद में प्रोफेज में ऐसा रहता है। लेट प्रोफेज आते आते प्रोफेज में ऐसा रहता है, वापस लेट प्रोफेज आते आते इस टाइप का हो जाता है। यानी कि ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है, और ये एक क्या रहता है? क्रोमैटिड। और ये दो, जब एक ही सिंगल क्रोमोसोम ही का डीएनए ही रेप्लिकेट करके दो बनाता है, तो इसको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। ये है सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर एक सेकेंड डीएनए, सेकेंड क्रोमोसोम वो ऐसे रेप्लिकेट कर रहा है, ये कोई सेकेंड क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट करता है, तो ये और ये इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि मियोसिस के टाइम जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये दोनों क्या है आपस में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये प्रोफेज में है, ये प्रोफेज मेटाफेज तक चलता है, फिर एनाफेज और टीलोफेज में वापस से डिवीजन हो जाता है। फिर क्या होता है? यहाँ से बीच में से वापस से डिवीजन होके दोनों पोल्स की तरफ ये सिस्टर क्रोमैटिड्स चले जाते हैं। हाँ, एक चीज और छूट गई थी हमारी, जो आपको कल की क्लास में वैसे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, डाल दोबारा कर लेते हैं।
कि ये हमने क्रोमोसोम पढ़ा था, क्रोमोसोम की अपनी बात हुई कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और कुछ कुछ क्रोमोसोम के अंदर आपको ऐसे ये इस साइड की सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिलती है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। ये अपनी अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये 5 क्रोमोसोम्स पे पाया जाता है इस साइड से, और इसको क्या कहेंगे, ये है सैटेलाइट। तो इस तरह के जिन क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उनको सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं। और सैट क्रोमोसोम्स भी का मेन इनके लिए ये टर्मिनोलॉजी एक्यूरेट है कि सैट क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, जिसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है। ये अपनी बॉडी के अंदर जैसे 5 क्रोमोसोम्स के ऊपर ही इस टाइप की कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। कौन कौन सी, क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 एंड 22। इन क्रोमोसोम के ऊपर ही ये वाली कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमने कल पढ़ा था, न्यूक्लियोलस के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे एसोसिएटेड है न्यूक्लियोलस। अब बात की जाए कि वापस से एक बार और, ये अपना सेंट्रोमियर, अब ये क्रोमैटिड। अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में है और ये जो 2 क्रोमैटिड्स इनकी लेंथ इक्वल है तो इसको कहेंगे हम मेटासेंट्रिक। ऐसा क्या हम कहलाएंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। स्लाइटली अगर थोड़ा सा चेंज हो, हल्का सा, ये क्या है, ये सब मेटासेंट्रिक।